सबसे पहला टूल, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, शायद आपको लगे मैं थोड़ा रश कर रही हूँ इसमें, मगर आई हैव टू क्योंकि टाइम कम है। द फर्स्ट टूल जो हम लोग मेंशन करेंगे वो है प्री लेसन असेसमेंट। सो ग्रेड 8 में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए बच्चों, क्योंकि बच्चे ग्रेड 4 से इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना शुरू कर देते हैं इन सम फॉर्म और दी अदर। बच्चों को ग्रेड 8 की इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए बाकी पिछले ग्रेड्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से एटलीस्ट कुछ आने चाहिए फॉर देम टू अंडरस्टैंड जो ग्रेड 8 में वो पढ़ रहे हैं चीज़। वो उस समझ को जांचने के लिए अगर जिस दिन आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ानी है उससे एक दिन पहले की जो क्लास है उसके आखिरी 5 मिनट में आप एक क्विक सी प्री लेसन असेसमेंट कर लें। इस असेसमेंट से आपको ये अंदाजा होगा कि बच्चों को आया पिछले कॉन्सेप्ट्स आते हैं या नहीं। अगर बच्चों को पिछले कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो उन कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड करना बिल्कुल एक फजूल सी चीज़ होगी, क्योंकि ना बच्चे आगे कॉन्सेप्ट समझ सकेंगे क्योंकि उनको पिछली चीज़ नहीं आती। अगर इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिक या फिर जो आज हम थोड़ी बात करेंगे उसके स्पेसिफिक बात करें तो ये कुछ SLOs हैं जो कि आज की टूल्स में आई थिंक के बच्चों को आने चाहिए हैं, तभी उनको इन चीज़ का कॉन्सेप्ट होगा, तभी वो आज की चीज़ें समझ सकेंगे। इसमें असेसमेंट क्या है कि जो आखिरी 5 मिनट हैं आपके, आप उसमें बस ये 2-3 सवाल क्विक से बच्चों को करें और आप खुद ही जांचें उस वक्त बच्चों के रिस्पॉन्स से कि क्या बच्चों को ये चीज़ आती है या नहीं। आप बस एक स्विच जो है उसको टर्न ऑन करें, टर्न ऑफ करें, उनसे बच्चों से पूछें कि अच्छा ये बल्ब क्यों जल रहा है। वो बोलेंगे कि बिजली जाती है जब आप स्विच टर्न ऑन करते हैं। फिर उनसे पूछे अच्छा बिजली करती क्या है, बिजली बल्ब को क्या चीज़ दे रही है, जिसको बच्चों को कहना चाहिए कि एनर्जी दे रही है। फिर उनसे एग्जैक्ट ये पूछें कि स्विच टर्न ऑन या ऑफ करने से हम क्या कर रहे हैं। वो जो कंप्लीट सर्किट का जो एक फ्लो, करंट फ्लो के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों का उस तरह जज करें आप। क्विक 5 मिनट असेसमेंट जिससे आप देख लें कि क्या आपको पिछले कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की ज़रूरत है या फिर आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अच्छा, जब हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं, चले बच्चों से तो हमने पूछ लिया, हम लोग, क्या हम लोगों को भी अंदाजा होता है कि हम अभी स्विच ऑन या ऑफ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इस स्विच ऑन ऑफ करने से पीछे क्या हो रहा है। एक छोटी सी एक समराइज्ड या ब्रीफ वर्जन तो ये है कि क्योंकि हमने कहा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी एक चलता हुआ चार्ज होता है और क्लोज सर्किट बेसिक ये है कि जब आप चार्ज को चलने का रास्ता दे देते हैं तो वो क्लोज सर्किट बन जाता है, और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चलता हुआ चार्ज है जब उसको रास्ता मिलता है तो वो चलना शुरू हो जाता है। ये स्विच बिल्कुल स्विच ऑन ऑफ करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये जो ब्रिज आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जब ये बंद होता है मतलब जब हम स्विच ऑन करते हैं सिर्फ तब गाड़ियां इसके ऊपर से गुजर सकती हैं, और अगर गाड़ियों को हम चार्ज ले लें तो बिल्कुल यही काम हम स्विच के साथ कर रहे होते हैं। एक ब्रिज सा होता है जिसको हम बंद कर रहे होते हैं ताकि चार्ज उस पे से गुजर सके। ये एक ब्रीफ ओवर ऊपर ऊपर की यू कैन से एक चीज है कि अच्छा होता ये है कि ब्रिज बंद हो रहा होता है। अब हम उस स्विच के अंदर जाके, उसकी तार के अंदर जाके देख रहे हैं कि अच्छा जब जब आप स्विच बंद करते हैं तो तार में होता क्या है कि जी वो जो चार्ज है वो जाके आपके बल्ब को या आपके पंखे को जाके एनर्जी दे रहा होता है। पहले हम अज्यूम करते हैं कि जो आपका घर है उसमें आ रही है बिजली किसी पावर स्टेशन से जो कि हाइडल पावर स्टेशन है। तरबेला डैम ले लेते हैं जो कि अभी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। और ये आपका घर है, घर में आपके एक बल्ब लगा हुआ है जिसपे ये स्विच लगा हुआ है जिससे ये बल्ब ऑन ऑफ होता है। जो आपका बल्ब है घर में वो तरबेला डैम से या जहां से भी आपके घर में बिजली आ रही है उसमें उसी तरह सर्किट में बना हुआ होता है जैसे कि हम बैटरी और छोटा सा सर्किट घर पे बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही सर्किट तरबेला डैम से आपके घर तक भी बना हुआ होता है या आपके एक एक बल्ब तक बना हुआ होता है। वो हमें नजर नहीं आता, मतलब वो क्योंकि तारे हमारी दीवारों के अंदर होती हैं और फिर जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वहां से आ रहा होता है, मगर इवेंचुअली यही सर्किट आपका बनता है। अगर आप इस स्विच को, जो ही अब आप देखेंगे स्विच हमारा बंद हुआ है, जो ही स्विच बंद हुआ है होता क्या है। तरबेला डैम से एक चार्ज है, जो ही आपने स्विच बंद किया तरबेला डैम से उस चार्ज को धक्का मिलता है, क्योंकि अब उसको रास्ता मिल गया चलने का तो तरबेला डैम से उसको धक्का मिलता है। धक्के का मतलब उसको एनर्जी मिलती है।
जैसे अगर आप किसी चीज को धक्का दें तो वो चलना शुरू हो जाती है क्योंकि उसके पास एनर्जी आ जाती है। इसी तरह तरबेला डैम से जब चार्ज को धक्का मिलता है तो उसको एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी इस्तेमाल करके चार्ज तरबेला डैम से ट्रैवल करता है आपके बल्ब तक। वो जो एनर्जी उसको तरबेला डैम से मिली होती है वो दे देता है आपके बल्ब को, जिससे आपका बल्ब ऑन हो जाता है। और फिर वही चार्ज वापस ट्रैवल करता है तरबेला डैम तक, और वो वहां से वापस उसको धक्का मिलता है, मतलब वापस वहां से एनर्जी लेता है, और फिर यही सर्कल वापस चलता रहता है। हर चार्ज इसी तरह करता है, एनर्जी लेता है, चल के आता है, आपके भाग के आता है बल्कि साइड से आपके बल्ब तक, बल्ब को एनर्जी देता है, वापस जाता है, एनर्जी लेता है, देता है, वापस जाता है। ये बेसिक आपका सर्किट है। और जब आप स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो यही होता है आपके बल्ब के साथ और आपके पिछले जो आपके बल्ब के साथ सर्किट लगा हुआ है उसके साथ। अच्छा, अब इसमें तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अच्छा जब आप स्विच ऑन करते हैं तब वहां से चार्ज एनर्जी लेके चलना शुरू करता है, तो इस तरह तो आपके घर से तरबेला डैम इतना दूर होगा, सो वो इतनी देर लगाता है, मगर हम तो जब स्विच जो ही ऑन करते हैं हमारा बल्ब उसी वक्त ऑन हो जाता है। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा चार्ज है वो बिजली की स्पीड पे ही ऑलमोस्ट चल रहा होता है। सो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली है वो बिजली की स्पीड पे, लाइट की स्पीड पे ही चल रही होती है, जो कि ऑलमोस्ट 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड है। सो वो इतनी तेज स्पीड होती है कि हमें अंदाजा नहीं होता, हमें लगता है कि बल्ब फौरन ऑन हो गया, मगर जब हम स्विच ऑन करते हैं चार्ज उसी वक्त पावर सोर्स जो कि यहाँ पे हमने तरबेला डैम लिया हुआ है वहां से चलना शुरू करता है। सो एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा मैं अभी पोल एक लॉन्च कर रही हूँ। उस पर आप लोग करें कि अगर इतनी तेज स्पीड है, तो अगर एक स्विच आपके घर में लगा हुआ है और उसकी कनेक्शन बल्ब का चांद पे लगा हुआ है, तो अगर आप अपना स्विच घर से ऑन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि चांद पे बल्ब ऑन होने में कितना टाइम लगेगा, जब आपको पता है कि स्पीड कितनी है उस इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि है 300 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने अभी पोल लॉन्च किया है, आप लोग इस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं आपको वापस याद करा दूं कि ये रिस्पॉन्स अनोनिमस है बिल्कुल, मतलब मुझे नहीं पता चलेगा कि किसने क्या जवाब दिया है। ओके, इंटरेस्टिंग, सबने एक एक अभी ऑप्शन चूज किया है, सो आई वांट कि सब रिस्पॉन्ड करें इस पे। ठीक है, सही। सो विल टेक 20 सेकेंड और लेते हैं हम, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा कम है। सो आई वांट के सारे पोल पे अपना रिस्पॉन्सेज जस्ट शेयर, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? ठीक है, सो लास्ट 5 सेकेंड्स, उसके बाद पोलिंग एंड कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या जवाब आए हैं, टोटल कितना आया है। so, yeah, चले मैं पोलिंग एंड कर रही हूँ। अच्छा, सो मैं आप लोगों के साथ रिजल्ट्स शेयर कर रही हूँ। सो 1.28 मिली सेकेंड्स, 1.28 सेकेंड्स, मिनट्स और डेज, आवर्स किसी ने नहीं कहा। सो यस, मेजोरिटी इज राइट, 1.28 सेकेंड्स लगेंगे आपको, कि अगर आप अपना स्विच यहाँ से ऑन करते हैं तो 1.28 सेकेंड्स बाद चांद पर जो बल्ब लगा हुआ है वो वहां पे ऑन होगा। सो क्योंकि स्पीड इसकी बहुत तेज है, मगर डिस्टेंस भी तो बहुत ज्यादा है मून का। सो क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल स्प्लिट सेकंड के अंदर अंदर हो जाता है, मून के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा बल्ब को ऑन होने में। सही। सो ये एक थोड़ी और विजुअल वो डेमोन्स्ट्रेशन है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड बच्चों को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी समझने में सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि वो देख नहीं सकते उसको, वो इमेजिन नहीं कर सकते। सो उनको सारी चीजें खुद विजुअलाइज करनी पड़ती हैं। सो ये एक और विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल जैसे पहले दिखाई है कि ये एक चार्ज को आप ले लें, कोई गाड़ी है जिसने एनर्जी उठाई हुई है और वो एनर्जी जाके बल्ब को दे रहा है और वापस फिर बैटरी से जाके एनर्जी ले रहा है। अच्छा, सो जो इसमें पहले भी मैंने मेंशन किया, जो धक्का हमने कहा है ना, जो आपकी
हमने अभी तरबेला डैम की एग्जांपल ली है, मगर जो आपकी बैटरीज या कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो आप लगाते हैं जहाँ से आपको बिजली मिलती है, उससे चार्ज को धक्का ही मिलता है, और बाय धक्का हम अभी लेंगे एनर्जी। सो जितना ज्यादा धक्का मिल रहा है उतनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है आपके चार्ज को, कि वो जाके पंखे को, बल्ब को, या जाके अपनी एनर्जी दे सके। सो अब हमने एनर्जी की बात की है, सो एनर्जी की बात को ही आगे लेके चलते हैं कि एक आपका चार्ज है, दो जगह आपके चार्जेस हैं, पूरी सर्किट जो आपका बन रहा है उसमें जो दो जगह चार्ज हैं आपके। सो आप अगर उन चार्ज से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है, तो वो हर जगह जो चार्जेस हैं उनकी मुख्तलिफ जवाब होगा। सो जो चार्ज आप देख रहे हैं जो कि दरपेला डैम के पास पास का चार्ज है, उसको अभी अभी एनर्जी मिली है, तो उस पर हमें एनर्जी नजर आ रही है। मगर जो तरबेला डैम वापसी वाला जो चार्ज है उसके पास हमें एनर्जी नहीं दिख रही। सो मोस्ट प्रोबेबली उसके पास नहीं है एनर्जी। सो बिफोर वी मूव ऑन कि इसको एनर्जी को हम क्या करें, एक चार्ज के पास बहुत कम एनर्जी होती है, एक चार्ज बहुत छोटा होता है। सो उसके पास इतनी एनर्जी होती नहीं है कि हम उसको देख सके, हम उसको क्वांटिफाई कर सके, हमें पता चल सके कितनी एनर्जी है। तो हम क्या करते हैं, हम 6.241 इंटू 10⁻18, मतलब ये अरबों खरबों से ज्यादा चार्जेस को इकट्ठा करके हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है। ये इसलिए क्योंकि जब इतने चार्जेस इकट्ठे होते हैं, सिर्फ तभी हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। मेजर करके हम कुछ बता सकते हैं कि एनर्जी से क्या फ़र्क पड़ा है, या कितनी ज़्यादा या कम एनर्जी है। सो ये जो क्वांटिटी है 6.241 इंटू 10⁸, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक डजन को कहते हैं कि ये 12 चीज़ें हैं। उसी तरह हम 6.248 इंटू 10⁻18 को कहते हैं कि ये 1 कूलॉम चार्जेस हैं। और इसका मकसद क्या है कि हम एक चार्ज की बजाय 1 कूलॉम चार्जेस क्यों लेते हैं, क्योंकि एक चार्ज बहुत बहुत छोटा होता है और उसकी एनर्जी हम मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हम इतने अरबों खरबों चार्जेस को जब इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास इतनी एनर्जी आती है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। सो अब जो पहले वाला पॉइंट था कि 2 पॉइंट पे आपके चार्जेस थे, अब उन चार्जेस की जगह हम कूलॉम ले लेते हैं कि जी एक पॉइंट पे आपके पास 1 कूलॉम चार्ज है और दूसरे पॉइंट पे 1 कूलॉम चार्ज है। तो अब हमने जो सवाल पहले भी किया था कि कितनी एनर्जी है इन दोनों पॉइंट्स पे, एक एक कूलॉम चार्ज के पास कितनी एनर्जी है। कितनी एनर्जी मतलब अगर एक पॉइंट के पास ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी थी पहले जो हमने देखा था, सो हम ये पूछेंगे कि कितनी ज्यादा एनर्जी है एक पॉइंट के पास दूसरे पॉइंट से। और ये जो जवाब हमें मिलेगा इस सवाल का, वो बेसिकली होती है वोल्टेज। सो मैं इसको थोड़ा रिपीट कर रही हूँ कि अगर एक पॉइंट के पास 1 कूलॉम चार्ज है, दूसरे पॉइंट के पास भी 1 कूलॉम चार्ज है, हम दोनों पॉइंट्स पे 1 कूलॉम चार्ज से पूछते हैं कि तुम लोगों के पास कितनी एनर्जी है। और जो दोनों के पास जितनी एनर्जी होती है उसका हम डिफरेंस देख लेते हैं, उसको हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि एक पॉइंट के पास दूसरे पॉइंट से कितनी ज्यादा एनर्जी है। और जो इस सवाल का हमें जवाब मिलता है वो असल में वोल्टेज होती है। सो बेसिक वोल्टेज दो पॉइंट्स के दरमियान होती है, वोल्टेज कभी एक पॉइंट की नहीं होती। वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट्स की होती है और दो पॉइंट्स की एनर्जी को हम आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। सो वो जो हमारे पास जवाब होता है वो वोल्टेज होता है। मगर हमने तो इतनी दफा सुना है कि हम एक पॉइंट से ही वोल्टेज देख लेते हैं। अम, ये बहुत दफा होते हैं कि अच्छा इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज है, ताकि मैं कहीं वोल्टेज दो पॉइंट्स पे होते हैं। सो जब भी कभी एक पॉइंट वोल्टेज का जिक्र होता है वो इसलिए होता है कि उसको हमने बाय डिफॉल्ट, मतलब जो दूसरा पॉइंट होता है ना, वो हमने खुद ही वो वाला पॉइंट लिया हुआ होता है जो कि बैटरी के साथ का, जो कि जीरो एनर्जी वाला पॉइंट होता है। तो हम उस जीरो एनर्जी वाले पॉइंट से ही कंपेयर कर रहे होते हैं, इसलिए हमें कुछ जीरो सब्ट्रैक्ट करने से कुछ होता तो है नहीं, तो इसलिए हम एक पॉइंट की ही कभी कभार ले लेते हैं। मगर उस एक पॉइंट में भी असल में जो हम दूसरा पॉइंट होता है वो हमने जीरो एनर्जी वाला पॉइंट लिया हुआ होता है। अच्छा, सो इसी में अगर एक पॉइंट पे मैंने पूछा चार्ज से कितनी एनर्जी है, उसने कहा मेरे पास 50 जाउल्स है। दूसरे पॉइंट पे जो चार्जेस थे 1 कूलॉम, उसने कहा मेरे पास 0 जाउल्स है। सो फिर हमारे पास जो वोल्टेज हुई वो 50 वोल्ट्स हो गई इन दो पॉइंट्स के दरमियान। सो अगर यहाँ पे दो तीन बल्ब लगे हुए हों
और मैं उनमें के दरमियान में भी कोई पॉइंट लूँ तो वो वोल्टेज मुख्तलिफ होगी और वो वोल्टेज उन दो पॉइंट्स के दरमियान होगी। अच्छा, सो अब वोल्टेज को बेसिक हमने एसोसिएट कर दिया इस सवाल से कि कितनी एनर्जी है। हम एक कूलॉम चार्ज से पूछ रहे हैं कितनी एनर्जी है, वो मतलब हम वोल्टेज उससे जानना चाह रहे हैं। करंट क्या होता है कि अगर एक तार के साथ हम एक गेट सा लगा लें, जैसे यहाँ लगाया, सो उस गेट में से हम एक सेकंड में गिनते रहें कि अच्छा अब यहाँ इस सेकंड, एक सेकंड में कितने चार्ज गुजर रहे हैं इस गेट के अंदर से, तो वो हमारा करंट हो जाता है। सो इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट, करंट में थोड़ा टाइम का कॉन्सेप्ट है कि एक सेकंड हम लेते हैं और फिर गिनते हैं कि इस गेट के अंदर से कितने चार्जेस गुजर रहे हैं। जितने चार्जेस गुजर रहे हैं उतना करंट हो जाता है आपके पास। सो अगेन करंट एक डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है फ्लो ऑफ चार्जेस, और दूसरी डेफिनेशन ये है कि जी एक सेकंड में एक पॉइंट में से कितने चार्जेस गुजर रहे हैं। मगर ये बेसिक है सेम चीज ही। अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा या चल नहीं रहा तो वो गेट से गुजरेगा ही नहीं। सो उस गेट से कोई चार्ज गुजर ही नहीं रहा है एक सेकंड में, वहीं खड़ा हुआ ही है चार्ज, तो वहां पे भी करंट इस हिसाब से भी जीरो हो गया। और फिर हमने कहा क्योंकि करंट होता ही फ्लो ऑफ चार्ज है, तो वो फ्लो नहीं करा तो करंट नहीं होगा। अच्छा, सो इसमें मैं एक और पोल लॉन्च कर रही हूँ जिसमें अच्छा, सो अब जब हमने स्विच ऑफ किया, हमने देख लिया कि करंट है क्या चीज, हमने देख लिया कि वोल्टेज है क्या चीज, उसको हम आसान अल्फाज में कैसे कह सकते हैं। अब जब स्विच ऑफ होता है तो उस वक्त करंट होता किधर है। सो मैं ये पोल लॉन्च कर रही हूँ, मैं चाहूंगी कि आप सारे इस पे अपने रिस्पॉन्सेज दें कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो अभी तक हमने देखी है चीज उस हिसाब से करंट किधर होता है जब स्विच ऑफ हुआ हुआ होता है, किधर छुपा हुआ होता है करंट, कि जो ही हम स्विच ऑन करते हैं वहां से करंट आ जाता है। तो ये मैंने पोल लॉन्च किया हुआ है, आप लोग इस पे अपने ऑप्शंस क्लिक कर सकते हैं और मुझे यहाँ पे आपके नाम नहीं आएंगे, सिर्फ ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, ठीक है, हम 10 और सेकंड वेट करते हैं कि हमारे पास जो 3-4 लोग रह गए हैं वो भी रिस्पॉन्ड कर दें, सो दैट हम आगे जाएं। ठीक है, सो मैं अब पोलिंग एंड कर रही हूँ। थैंक यू जिसने रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा, सो मैं आप लोगों के साथ रिजल्ट्स शेयर करूंगी। सो बैटरी और पावर सोर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और फिर उसके बाद देयर इज़ नो करंट एट द टाइम है। सो इसका 31% लोगों को सही थोड़ा अंदाज़ा रहा कि करंट किधर रहेगा। सो ये वाली एक चीज़ जो कि हमने अभी देखी कि करंट जब चल रहा होता है, करंट होता क्या है कि एक गेट में से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर रहा है, और हमने कहा करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। सो ये जो एक चार्ज है जब स्विच ऑफ हुआ होता है तो ये चार्ज होता है, बैटरी में भी तार में भी चार्ज होता है, मगर चार्ज तो करंट होता ही नहीं है। करंट तो ये हिलता हुआ चार्ज होता है। अगेन, ऊपर वाली चीज चार्ज है, नीचे वाली चीज करंट है। जब चार्ज हिल रहा है तो वो करंट है। सो जब हमने स्विच ऑफ किया हुआ होता है तो कोई चार्ज हिल नहीं रहा होता, इसलिए उस वक्त कोई करंट नहीं होता, करंट कहीं होता ही नहीं है। करंट सिर्फ उस चीज को हम कहते हैं जब चार्ज हिलना शुरू हो जाता है, और वो हिलता सिर्फ तब है जब हम उसका स्विच ऑफ करते हैं और उसको रास्ता मिलता है चलने के लिए, सिर्फ तब। सो अगर स्विच ऑफ है तो उस वक्त कोई करंट कहीं इंतजार नहीं कर रहा होता कि यार जो ही स्विच ऑन होगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि करंट बनता ही तब है जब चार्ज हिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, सो अब 2-3 एक्टिविटीज हैं जो कि इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो 2 वाटर बॉटल्स अगर आप लें, उनको एक स्ट्रॉ से बीच में जो दोनों को इक्वल नंबर, सॉरी इक्वल हाइट का, मतलब एक जितना पानी दोनों में डालें। सो जब वो सेम जगह पे पड़ी हों
बॉटल्स, तो उनका पोटेंशियल सेम है या मतलब उनकी वोल्टेज सेम है, ठीक है। सो जो ही आप एक वाटर बॉटल को ऊपर करते हैं या उसको हाइट देते हैं, तो उस वाटर बॉटल में से स्ट्रॉ के थ्रू दूसरी वाटर बॉटल भरना शुरू हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने इसको पोटेंशियल का नाम अभी नहीं दिया, तो मैं वोल्टेज डिफरेंस ही कहूंगी इसको। ये वोल्टेज डिफरेंस हमें बता रही है कि अगर, तो जैसे बैटरी की एक साइड पे हमने कहा था ज्यादा एनर्जी होती है और दूसरी साइड पे जो होती है वो जीरो एनर्जी हो जाती है, जो कि वोल्टेज डिफरेंस होता है जिसकी वजह से करंट चल सकता है सर्किट में। अगर एक साइड पे भी हम 50 वोल्ट ही दें और दूसरी साइड पे भी बैटरी के 50 वोल्ट ही चार्ज रखें हम, मतलब एनर्जी इतनी ही दें, तो वो ऐसे होगा क्योंकि हमने कहा कि चार्ज, बैटरी ऐसे है जैसे चार्ज को धक्का दे रही होती है। तो अगर एक साइड से भी 50 वोल्ट जितना धक्का दे रही है, दूसरी साइड से भी 50 वोल्ट जितना धक्का दे रही है, तो धक्के आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और वो चार्ज चलता नहीं है। सो ये बिल्कुल, ये वाटर बॉटल्स को आप ले लें, पोटेंशियल है। जब तक उनकी हाइट में, मतलब पोटेंशियल में या वोल्टेज में डिफरेंस नहीं होगा, वो करंट फ्लो नहीं करता। और इसमें करंट हमने पानी का लिया हुआ है, पानी को हम कह रहे हैं कि करंट है। तो जब तक हाइट डिफरेंस नहीं होगी, पानी फ्लो नहीं करेगा, मतलब जब तक वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा हमारा। सेकंड एक एक्टिविटी बच्चों को थोड़ा अंदाजा हो कि वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेजेस से क्या होता है, मतलब थोड़ा विजुलाइज कर सके, थोड़ा बता सकें कि अच्छा जो ज़्यादा वोल्टेज है उसको हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कम वोल्टेज को किस चीज़ के लिए। सो इसमें आप बच्चों से बस कहें घर जाके मुख्तलिफ सेल साइजेस होते हैं, उस पर जाके देखें, वोल्टेज पढ़ें और फिर देखें कि अच्छा इस वाले सेल को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरे सेल को किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सिर्फ सेल्स नहीं, अपनी डिवाइसेस, अपने टीवी के ऊपर स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई होती हैं, उस पे से जाके भी उनसे कि आप ढूंढें, जहां जहां आप वोल्टेज का वी ढूंढ सकते हैं ना, ढूंढें और देखें कि हर चीज पे क्या क्या लिखा हुआ है। सो वो टीवी पे मुख्तलिफ वोल्टेज होगी, मे बी चार्जर पे 240 वोल्ट ही लिखा हुआ होगा। सो बच्चों को इस तरह अंदाजा हो थोड़ा कि अच्छा जो स्विच घर में जो हमारे पास बिजली आ रही है, उसकी वोल्टेज 240 वोल्ट्स है, अच्छा सेल की 1.5 वोल्ट्स है और इतना डिफरेंस होता है, थोड़ा इस चीज को अंदाजा करने के लिए। अच्छा, थर्ड एक्टिविटी है कि जी जो हाथ से स्लिंग शॉट या गुलेल बनाते हैं, या बच्चों को कहीं बनाएं, और जितना आप गुलेल या इलास्टिक को पीछे कर रहे हैं ना, उतना बेसिक आप ज्यादा धक्का दे रहे हैं, मतलब उतनी ज्यादा वोल्टेज आप दे रहे हैं, ठीक है। सो आप बच्चों से कहें मुख्तलिफ वोल्टेजेस दे के, मतलब मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे पीछे कर करके पेपर को छोड़ें और फिर देखें पेपर कैसे जाता है। तो जो कम छोड़ा हुआ होगा या मतलब कम वोल्टेज होगा, वो थोड़ा आहिस्ता जाएगा, जितना पीछे पीछे करते रहेंगे उस पेपर की स्पीड ज्यादा ज्यादा होती जाएगी। अब इसी एक्टिविटी से, ये एक्टिविटी बेसिक हमने पीछे वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा वो करने के लिए की कि बच्चों का वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज हो तो मतलब एक ज्यादा धक्का मिलता है, जो आपका पेपर है वो चार्ज है, तो उसको दे रहे हैं आप रेल के थ्रू। अगर इसी एक्टिविटी आपने एक दिन कराई और उससे अगले दिन बच्चों को थोड़ा रिलेट कराएं कि अच्छा जो हमने गुलेल फेंकी थी तो उससे उस पेपर की स्पीड डिफरेंस था, उसकी स्पीड में जितना हम पीछे करते थे उस पेपर की स्पीड ज्यादा हो रही थी। सो इस चीज से हम थोड़ा कॉन्सेप्ट बच्चों का लेके जाएं कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप होता है। सो क्योंकि हमने कहा धक्का जो था या जितना हम पीछे लेके जा रहे थे उसका मतलब हम उतना ज्यादा वोल्टेज दे रहे थे। सो जितना ज्यादा वोल्टेज था उतना हमने देखा उस पेपर की स्पीड या चार्ज की स्पीड ज्यादा थी। और अगर चार्ज की स्पीड ज्यादा थी तो जो एक हमने करंट को विजुलाइज करने के लिए एक गेट इस्तेमाल किया था, तो मतलब अगर स्पीड ज्यादा है तो एक सेकंड में उस गेट में से ज्यादा चार्ज गुजर रहा होगा। सो अगर ज्यादा स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज गुजर रहा है, इसका मतलब करंट भी ज्यादा है। सो इसमें ये थोड़ा मैंने मैथमेटिकल करके लिखा है। सो आई एम अज्यूमिंग कि इस वक्त बच्चों को थोड़ा प्रोपोर्शनैलिटी का अंदाजा है। सो बच्चे इस चीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब करंट वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट भी आपका ज्यादा होगा। सो अगेन कमिंग टू अच्छा,
सो अब थोड़ा हमने वोल्टेज और करंट का अंदाजा कर लिया। अब हम पहले हमने देखा स्विच ऑन करते हैं तो तार के अंदर क्या होता है। अब हम थोड़ा देखेंगे कि जब एनर्जी मिल रही होती है बल्ब को या बल्ब के अंदर चार्ज जा रहा होता है तो बल्ब के अंदर क्या होता है। सो बल्ब बेसिकली आपके चार्ज को अपने अंदर जाने से रोक रहा होता है। वो एक रुकावट बना हुआ होता है आपके चार्ज के लिए। वो नहीं चाहता कि चार्ज उसके अंदर से गुजरे या उसको कोई एनर्जी दे। मगर चार्ज जो होता है उसके पास वो एनर्जी लेके आया हुआ होता है, तो वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी खर्च करके थोड़ा आगे जाता है, फिर और एनर्जी खर्च करके और आगे जाता है, और फिर अपनी सारी एनर्जी खर्च करके बल्ब के अंदर से गुजर जाता है। सो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं अपनी एनर्जी खर्च करता हुआ जा रहा है, और जितनी जितनी एनर्जी खर्च करता है उतना वो बल्ब के अंदर से गुजरता जा रहा है। और ये जो एनर्जी वो खर्च कर रहा है ये हमें नजर आती है कि बल्ब जल रहा होता है, हमें एज लाइट एनर्जी ये नजर आ रही होती है। सो ये बेसिकली जो चार्ज होता है वो उस रुकावट को, जो बल्ब रुकावट दे रहा होता है चार्ज को, उस रुकावट को पार करने के लिए अपनी एनर्जी लगा रहा होता है, और जितनी एनर्जी वो लगा रहा होता है वो हमें एज लाइट एनर्जी नजर आती है। अच्छा, और इसी रुकावट को, जो रुकावट है इसको हम रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। तो टेक्निकल टर्म्स में कहें तो बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस होती है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से बल्ब जो होता है वो लाइट एनर्जी दे रहा होता है। सो इसमें अब मैं चाहूंगी आप लोग थोड़ा अपना चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके मुझे इस चीज पे थोड़ा रिस्पॉन्स दें कि और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो जो चार्ज एनर्जी लेके आ रहा है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह रहे हैं। एक हमने कह दिया कि बल्ब के थ्रू हमने लाइट एनर्जी देख ली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही लाइट एनर्जी में। सो और कौन सी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के से कन्वर्ट होके हमें मिल सकती हैं। ओके, हीट एनर्जी हमारे पास है, मैकेनिकल एनर्जी है, बिल्कुल लाइट हीट, ठीक है बिल्कुल। सो मैकेनिकल एनर्जी में मतलब जो हिल रही है चीज, उसमें हम कहेंगे कि जो हमारे पास मोटर होती है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, हीट लाइट और मैकेनिकल हमारे पास आई है। और कोई किसी के दिमाग में और कोई एनर्जी आ रही है? काइनेटिक है, साउंड है, बिल्कुल। सो साउंड में, जो साउंड से मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है वो स्कूल की बेल आती है। मगर ये आइड से कि स्कूल की बेल तो वो मूवमेंट काइनेटिक होती है, और वो फिर जब बेल आपस में टकराती है तो फिर साउंड क्रिएट होती है। मगर अगर आप ये हाई टेंशन वायर्स के पास जाएं तो एक इलेक्ट्रिसिटी की भी, एक बिजली की भी, करंट की भी अपनी आवाज एक सी होती है जो कि साउंड एनर्जी है। ठीक है, हीट लाइट साउंड मैकेनिकल न्यूक्लियर, बिल्कुल न्यूक्लियर वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं अंदाजा इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को न्यूक्लियर में कर सकते हैं नहीं, बट चलिए थैंक यू सो मच। सो यही बिल्कुल जो हमने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, इतनी ही फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं जो कि हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक बड़ी पॉपुलर हीट एनर्जी में थी। सो इसमें हम क्या करेंगे कि ये चीज बच्चों को दिखाने के लिए, सो ये मेरे हिसाब से ये सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि आप सर्किट बच्चों को बना के दिखाएं। जब बच्चों के हाथ में, जब बच्चों के पास वो पावर होती है ना सर्किट बनाने की, जब वो उस बल्ब को या एलईडी को जलता हुआ देखते हैं, सो वो उसमें से बहुत चीजों का अंदाजा, एक तो उनका इंटरेस्ट वहीं पे डेवलप हो जाता है। मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूंगी। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही की है, मगर चौथे साल भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जब आपका बल्ब ऑन होता है ना, तो वो कोई उतनी खुशी होती है आपको, आपको उतनी पावर महसूस होती है कि अच्छा ये चीज मैंने बनाई है, जितनी पहले साल में होती है। सो ये अगर आप बच्चों को भी वो अपना सर्किट एक खुद उन्होंने बनाया है, बेशक सिंपल सर्किट है, एलईडी ही ऑन हुई हुई है, उनके पास एक ये मैंने बनाई है चीज की एक वो होती है, और वो उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उनका क्लास में,
क्योंकि उनके हिसाब से ये चीज़ मैंने क्लास में बनाई है और क्लास में जो सीखा था उसकी वजह से मैंने ये चीज़ बनाई है। सो जो एक सिंपल सर्किट हमने बनाया और उसमें वहाँ पे उस सर्किट में जो बच्चों ने बनाया है, बैटरी ली, तारें ली और एक साथ एलईडी लगा दी हमने। बच्चों से वहाँ पे कहें कि वो आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे कौन-कौन सी एनर्जीज़ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। सो वो जब बच्चे एलईडी की लाइट देखेंगे, लाइट एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कहाँ पे देखेंगे कि जो तार के अंदर से गुज़र रही है। इनफैक्ट जो आपकी बैटरी होती है उसमें केमिकल एनर्जी होती है। सो वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जो कि तारों में जाती है एंड देन एलईडीज़ में आपकी लाइट एनर्जी बनती है। मगर वो एलईडी में सिर्फ लाइट एनर्जी नहीं, हीट एनर्जी भी बनती है, क्योंकि अगर आप एलईडी को टच करें तो वो गर्म हुई हुई होती है। सो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है कि जो हमारे फिलामेंट बल्ब्स होते हैं, जो पुराने वाले बल्ब्स हैं, उसमें जितनी उसको एनर्जी जा रही होती है उसमें से 90% हीट में कन्वर्ट होती है, सिर्फ 10% लाइट में कन्वर्ट होती है। इसलिए जब हम बल्ब्स ऑन करते हैं तो उनमें से काफ़ी वो गर्म हो जाते हैं। सो ये काफ़ी आई वुड से कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी हो जाता है। इसलिए अब साइंटिस्ट नए नए किस्म के बल्ब्स और वो बनाते हैं कि हम मिनिमम एनर्जी वेस्ट कर सकें, क्योंकि हीट जो होती है वो वेस्ट ही हो जाती है, हमें चाहिए तो उसमें से लाइट होती है। सो अच्छा, सो अभी तो जो हमने देखा है कि उसमें रेजिस्टेंस की वजह से हमें लाइट एनर्जी मिल रही थी, ठीक है। सो इसमें कहने में तो रुकावट या रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस की वजह से हमें लाइट मिल रही थी, जो कि आजकल हमारी लाइट के बगैर तो हम इमेजिन नहीं कर सकते एक बल्ब के बगैर अपनी ज़िंदगी। सो एक अगेन मैं एक पोल लॉन्च कर रही हूँ जिसके थ्रू आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि रेजिस्टेंस कभी हमारे लिए बुरी भी हो सकती है, हमें किसी तरह रेजिस्टेंस तंग भी करती है या नहीं। जो अभी तो हमने देखा है उस हिसाब से रेजिस्टेंस हमारे लिए अच्छी है, हमें हेल्प करती है, हमें लाइट देती है। सो अगेन मैंने इस पे आपका पोल दे दिया है, सो प्लीज इस पे आप लोग रिस्पॉन्ड करें। सही। सो 10 सेकेंड और वेट करते हैं, उसके बाद पोल खत्म कर देंगे हम। ठीक है, थैंक यू जिसने पार्ट लिया है इसमें। सो मेजॉरिटी ने 76% को पता है कि जी रेजिस्टेंस हमारे लिए अनहेल्पफुल या नुकसानदेह भी हो सकती है हमारे लिए। अब नुकसानदेह कैसे होती है रेजिस्टेंस हमारे लिए, कि एक तो हमने तो देखा कि बल्ब में रेजिस्टेंस है, मगर हर चीज में रेजिस्टेंस है। आपकी बैटरी में रेजिस्टेंस है, आपकी तारों में रेजिस्टेंस है। सो जहाँ चार्ज बेचारा जहाँ से भी गुजरने की कोशिश कर रहा होता है ना, उसको हमेशा रुकावट या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, और उस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए उसको अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। ये एनर्जी उसको बैटरी के अंदर भी लगानी पड़ती है, तार के अंदर भी लगानी पड़ती है। सो अगर हम ये बल्ब को देखें, जब चार्ज बल्ब के पास आ रहा था तो उसके पास इतनी एनर्जी थी। जब वो बल्ब के पास आया है तो उसके पास एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, और वो इसलिए कम हुई है कि जो जिस तार से वो आ रहा था उस तार ने भी चार्ज बेचारे को रोकने की कोशिश की, उसके लिए एक रुकावट बना हुआ था। सो उस रुकावट से गुजर के आने के लिए चार्ज को अपनी थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ी। फिर उसने बाकी एनर्जी अपनी ऑलमोस्ट सारी एनर्जी बल्ब को दे दी, और फिर जब बल्ब से गुजरा है तब भी उसके पास थोड़ी सी एनर्जी बाकी है। और ये एनर्जी उसके पास बाकी इसलिए है क्योंकि जिस तार से सफर करके उसने वापस तरबेला डैम या फिर अपने पावर सोर्स जो कि उसकी बैटरी है वहां पे जाना है, उस सफर के लिए भी उसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये सफर वापस वाले सफर वाली तार भी उसको थोड़ी रुकावट देगी, उसको रोकेगी, और उस रुकावट को पार करने के लिए उसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। सो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को थोड़ा विजुलाइज करने के लिए ऐसे दें जैसे स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं रोड पे, तो
तो जितने स्पीड ब्रेकर लगे हुए होंगे उतना गाड़ी रुक रुक के जाएगी, उसकी स्पीड कम होगी। हर्डल्स इन अ रेस, मतलब एक रेस है, बस आपने 100 मीटर में यहाँ से यहाँ भागना है, तो बच्चे तेजी से भाग जाएंगे। बीच में आप एक हर्डल रख लें या कोई जिस पे जंप करके बच्चों ने जाना है, सो वो बच्चों की स्पीड वहां से कम होगी। एक रुकावट है जो उन्होंने पार करनी है, उनकी एनर्जी भी ज्यादा लगेगी क्योंकि उन्होंने एक जगह जंप भी करना है। और फिर इसको आप एनालॉजी इसकी ड्रॉ करें, जैसे फ्रिक्शन है, तो जैसे हम चल रहे होते हैं और फ्रिक्शन हमें रोक रही होती है, इसी तरह आप कह लें कि तार के अंदर चार्ज बेचारा चल रहा होता है और फ्रिक्शन जैसी एक चीज जो कि रेजिस्टेंस है वो उसको चलने से रोक। तो ये थोड़ी सी एनिमेशंस हैं थोड़ा क्लियर करने के लिए। अच्छा, सो दो रास्ते हैं। एक दफा चार्ज के पास कोई हर्डल नहीं है, दूसरे में थोड़ा एक हर्डल है, एक रुकावट है। तो ऊपर वाले से चार्ज आराम से गुजर गया, नीचे वाले से उसको थोड़ी देर लगी गुजरने के लिए। इतना जितने ज्यादा रुकावट होगी उतनी ज्यादा देर लगेगी चार्ज को गुजरने के लिए। तो इसी में मैं अगेन आप लोगों से एक पोल शेयर कर रही हूँ कि चार्ज को रुकावटें ज्यादा हो तो चार्ज को क्या फर्क पड़ता है। सो इसमें अभी मैं चार्ज कर रही हूँ, मगर हमने कहा है क्योंकि इसमें चार्ज हिल रहा है, मूव कर रहा है, और हमने कहा है मूव करता हुआ चार्ज करंट है, तो इसमें मैं चार्ज का लफ्ज हटा के इसमें करंट ही आपसे डायरेक्ट पूछ लेती हूँ कि अभी हमने देखा जितनी ज्यादा रुकावट है तो उससे करंट को क्या फर्क पड़ा था। सो करंट का फर्क बताने के लिए हम पहले देखेंगे, पहले हम विजुलाइज करें कि अच्छा चार्ज को क्या फर्क पड़ा था, और फिर हम देख रहे हैं कि करंट को क्या फर्क पड़ा है उससे, क्योंकि करंट इज जब चार्ज मूव कर रहा होता है। ठीक है, सो अभी मुझे रिस्पॉन्सेस पोल पे आना शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, थोड़ा टाइम थोड़ा कम है। सो जल्दी जल्दी काइंडली आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड कर लें ताकि हम आगे चलें। ठीक है, चलें, मैं आई मूव ऑन, टाइम थोड़ा कम है। सो थैंक यू जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है इसको। तो मैं शेयर करी हूँ आप लोगों से रिजल्ट्स, सबको अंदाजा हो गया कि करंट डिक्रीज होगा, मगर इसमें अगेन हम बच्चों को करंट डिक्रीज पे कैसे लेके जा रहे हैं, हमने ये एनिमेशन सी दिखाई या बच्चों को विजुलाइज कराई, और फिर इस एनिमेशन में चार्जेस से हो क्या रहा था जब रुकावटें हमारी ज्यादा थी, कि बेसिक हमारी जो जहाँ रुकावटें ज्यादा थी वहाँ चार्ज की स्पीड कम हो रही थी। तो जब चार्ज की स्पीड कम हो रही थी तो एक जगह से 1 सेकंड में कम चार्ज गुजरेगा, और क्योंकि ये एक जगह से 1 सेकंड में कितना चार्ज गुजरता है ये हमने कहा था करंट है, तो इसलिए हमने ये कह दिया कि जब रुकावटें ज्यादा होती हैं तो इसका मतलब करंट आपका कम हो जाता है। तो इसमें थोड़ी सी एक और एनिमेशन सी है और अंदाजा करने के लिए कि एक जगह ये जो रेड लाइन है, मैं इस रेड लाइन पे देखती हूँ कि 1 सेकंड में कितना चार्ज गुजरता है। सो जितनी देर ये एनिमेशन चलेगी उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो 1 सेकंड है, और फिर हम देख रहे हैं कि 1 सेकंड में जहाँ रुकावट नहीं थी वहां से 4 चार्ज गुजरे हैं, और जहाँ रुकावट थी वहां से 3 चार्ज गुजरे हैं। मतलब जहाँ ज्यादा चार्ज गुजरे हैं वहां करंट ज्यादा है, और रुकावट की वजह से हमारा करंट कम हो गया है। इसी में जो हमने पहले सिंपल सर्किट बनाया था, उसी सिंपल सर्किट में हम एक और एलईडी, मतलब 2 LEDs डाल देते हैं, और बच्चे चेंज ऑब्जर्व करें कि अब दोनों LEDs चल रही हैं मगर थोड़ी कम ब्राइटनेस से चल रही हैं। वो इसलिए है क्योंकि वोल्टेज तो हमारी सेम है, मतलब धक्का या एनर्जी तो करंट उस सर्किट को उतनी ही मिल रही है, मगर क्योंकि रुकावट एलईडी की सूरत में रुकावट ज्यादा हो गई है, तो अब 1 सेकंड में थोड़ा कम चार्ज गुजरता है उस सर्किट से। उसको 1 सेकंड में थोड़ी कम एनर्जी मिलती है, क्योंकि हर चार्ज के पास तो एनर्जी उतनी ही है मगर चार्ज ही कम गुजर रहे हैं अब 1 सेकंड में उस सर्किट से। जैसे हमने वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशनशिप ड्रॉ किया था, उसी तरह हम कहें जितना रुकावट का रेजिस्टेंस ज्यादा है, हमने देखा चार्जेस की स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब करंट भी कम हो रहा है। एंड अगेन थोड़ा मैथमेटिकल, मतलब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसी में मतलब आप दो जो मैंने अभी एलईडीज वाली एक्टिविटी बताई है
उसी में हम देख रहे हैं ब्राइटनेस बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो उसके थ्रू, उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू और अपनी थोड़ी मैथमेटिकल बैकग्राउंड के थ्रू बच्चे इन प्रोपोर्शनैलिटीज को करंट इक्वल्स टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसको करंट इक्वल्स टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस इसलिए लिखा है क्योंकि वोल्टेज हम सर्किट को देते हैं और रेजिस्टेंस भी जिस तरह का सर्किट हमने बनाया हुआ होता है उस हिसाब से उस सर्किट की रेजिस्टेंस होती है, और इन दोनों चीजों की वजह से करंट डिटरमिन होता है। मतलब करंट जितना फ्लो करता है वो डिपेंड करता है इन दो चीजों पे। सो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि करंट हम नहीं देते, हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस देते हैं और करंट उस हिसाब से फ्लो करता है। सो इसी को हम फिर R इक्वल्स टू V ओवर I से भी करके बच्चों को बता सकते हैं। सो इसको थोड़ा आसान अल्फाज में करने के लिए कि करंट जो होता है वो बैटरी के धक्के और सर्किट में रुकावट के मुताबिक होता है। ठीक है। सो इसमें जो हमने एक्टिविटी थी, जो ये एक्टिविटी कराई है, इसमें हत्ता कि हमने बच्चों को बताया नहीं कि अच्छा इसमें पावर का कॉन्सेप्ट भी है या वेरिएबल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी है, मगर इस एक्टिविटी जिस तरह आपने बच्चों को एक्सप्लेन किया, बच्चों ने वेरिएबल रेजिस्टेंस और पावर का कॉन्सेप्ट देख लिया है। पावर का कॉन्सेप्ट ये था कि अब उसको हर सेकंड में बल्ब को कम चार्ज मिल रहा है और मतलब कम एनर्जी मिल रही है क्योंकि कम चार्ज गुजर रहा है एक सेकंड में उस बल्ब से। सो ये जो हर्डल्स वाली एग्जांपल है, इसमें अगेन वेरिएबल रेजिस्टेंस का आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट दे दिया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हमने फॉर्मली पढ़ा नहीं है ये चीज़ें, मगर थ्रू दीज एग्जाम्पल्स बच्चे इन कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट्स भी आगे जाके बच्चों को पढ़ाएंगे, सो उन्होंने असल में कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं थ्रू दीज एक्टिविटीज और या इन एनालॉजीज या एग्जाम्पल्स के थ्रू, और वो उससे वहाँ पे रिलेट कर सकेंगे। सो इसमें ये SLOs ग्रेड 8 के SLOs हैं सिंगल नेशनल करिकुलम में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में है। इसमें से जो ग्रीन वाली चीज़ें हैं वो मैंने आज थोड़ी कवर करने की कोशिश की है, उसके थोड़े से टूल्स बताए हैं। जो ब्लू वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं जो कि मैंने थोड़ी टच की हैं, मगर अभी उस तरह उनको इंट्रोड्यूस फुली नहीं कराया, मगर उनका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट इन एक्टिविटीज़ के थ्रू मिल जाता है बच्चों को। सो वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, सो अब मैं चाहूँगी कि ओवर टू हुमा। हुमा आपको थोड़ा एंडिंग नोट थोड़ा बता दें, फिर उसके बाद सेशन ख़त्म करते हैं हम।